तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 8। तो जैसे कि हमें पता है कि हमने लास्ट में अपने सारे क्लासेस में 25 करके अभी तक लास्ट 7 लेक्चर्स में हमने काफ़ी क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। तो आज भी हमारा लेक्चर नंबर 8 में वी विल कंप्लीट नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस जो आपके AIBE 21 एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो चलिए मूव करते हैं। ठीक है, उसके पहले जान लेते हैं कि जो ऐप है प्रेप हॉरिजॉन ऐप, उसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं जो आपको पहले क्लासेस में बताया है कि यहाँ पे आपको जो है फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि सारे PYQs मिलेंगे मॉक टेस्ट के रूप में। यहाँ पे आप जाके मॉक टेस्ट की तरह आप इनको कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं। फिर आपको दिया जाएगा यहाँ पे लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, मतलब आपको रियल टाइम में लाइव क्लासेस मिलेंगी जिसमें आपको रियल टाइम में ही आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा AIBE 21 के जो डेडिकेटेड बैच हैं वो ऑलरेडी रनिंग पर हैं प्रेप हॉरिजॉन ऐप पर। ये आप कैसे डाउनलोड करेंगे? इफ यू आर ए iOS यूजर देन गो टू द ऐप स्टोर, डाउनलोड द प्रेप हॉरिजॉन ऐप। इफ यू आर ए एंड्रॉइड यूजर तो आपको गूगल प्ले पर जाना है, देन वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। रजिस्टर करिए अपना नेम्स एंड डिटेल्स डाल के, देन यू कैन एक्सप्लोर एवरी फीचर्स ऑफ दैट ऐप। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस पे। तो हमारा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द BSA डिफाइंस कंक्लूसिव प्रूफ। तो यहाँ क्या बात हो रही है कंक्लूसिव प्रूफ की? तो मैंने पहले भी कहा है सारे क्लासेस में कि कभी भी कोई क्वेश्चन आता है सबसे पहले कोशिश करिए उस क्वेश्चन को समझने की। ठीक है, कि क्या बोला गया है उस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए क्या है, हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हैं, 4 सेक्शंस दिए हैं, तो इनमें से कौन सा सही होने वाला है? ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है एक बार क्वेश्चन देखिए, समझने की कोशिश करिए। करेक्ट। देखिए यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, तो ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम मतलब BSA 2023 के सेक्शन नंबर 21B में कंक्लूसिव प्रूफ डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा है? 21 सेक्शन 2 का 1B, सेक्शन 2(1)B, मतलब हमारा ऑप्शन C में दिया हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट होने वाला है। तो पहले जान लेते हैं कंक्लूसिव प्रूफ होता क्या है। इसका क्या मतलब है कि देखिए कि जब भी किसी फैक्ट को लॉ के थ्रू कंक्लूसिव प्रूफ डिक्लेयर कर दिया जाता है तो कोर्ट उस फैक्ट को फाइनल और पक्का सबूत मान लेती है। ठीक है, कोर्ट को उस फैक्ट के अगेंस्ट कोई भी कॉन्ट्रैक्टरी जो एविडेंस है, मतलब जो उल्टा सबूत है, लेने की परमिशन ही नहीं होती। तो मतलब क्या है कि एक बार जो प्रूव हो गया तो वो मैटर ही खत्म, मतलब वो मैटर क्लोज्ड। ओके, तो देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी भी प्रोविजन में लिखा है कि एक्स को फैक्ट, मतलब एक्स फैक्ट शैल बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ वाई, तो कोर्ट जो है वो डायरेक्टली वाई को ट्रू मान लेगा और कोई भी पार्टी उसको चैलेंज नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब क्या है? सेक्शन 2(1)B, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर फॉर द कंक्लूसिव प्रूफ। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर B मार्क करिए एज ए करेक्ट आंसर। और सेकेंड चीज मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे लिखा है कि प्रेप हॉरिजॉन ऐप के बारे में, यहाँ पे AIB का 21 जो बैच है वो ऑफर प्राइस 999 पे अवेलेबल है। अभी होली के ऑफर में 50% ऑफ पे ये बैच लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे जो ऑफर है 50% ऑफ पे, मतलब 999 पे आपको सारे फीचर्स दिए जाएंगे। कोई भी क्वेरी होती है तो आप इस नंबर मतलब 9727040406 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आइदर व्हाट्सएप और डायरेक्ट कॉल। ठीक है, आपकी क्वेरी यहाँ पे सॉल्व की जाएगी, किसी भी तरह की क्वेरी होती है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि whenever it is provided in the BSA that the courts may pursue a fact, it, ये 4 ऑप्शंस दिए हैं। क्या ऑप्शंस है? मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ द फैक्ट, द कोर्ट इज बाउंड टू रिगार्ड दैट फैक्ट एज प्रूफ, फिर दिया है द फैक्ट इज कंक्लूसिव प्रूफ एंड द पार्टीज कैन परस्यूम दैट फैक्ट एज प्रूव्ड। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। मैं साइड हो जाती हूँ तो आप देख लीजिए एक बार इसका क्या सही होने वाला है, क्या बात की गई है इस क्वेश्चन में, क्या बात की गई है। देखिए ये जो क्वेश्चन है किससे रिलेट करता है? ये हमारा क्वेश्चन है, ये BSA 2023 का है। ठीक है, उसमें दिया गया है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है BSA की बात की गई है। ठीक है,
तो यहाँ देखिए, जानिए, समझने की कोशिश करिए कि जो BSA 2023 में जब लिखा होता है कि कोर्ट में परस्यूम, क्या लिखा होता है कि कोर्ट में परस्यूम, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि कोर्ट में परस्यूम, तो इसका क्या है कि किसी भी फैक्ट को, इसका मतलब होता है कि कोर्ट के पास जो है, जो डायरेक्शन मतलब डिस्क्रिशन होती है, मतलब कोर्ट चाहे तो उस फैक्ट को प्रूव मान सकती है और चाहे तो उसका जो प्रूफ मांग सकती है। तो यह जो मे परस्यूम होता है उसका एग्जैक्ट मतलब होता है कि कोर्ट जो है उस फैक्ट को ट्रू मान सकती है जब तक ऑपोजिट पार्टी उसको डिसअप्रूव ना करे। करेक्ट। लेकिन इसमें भी है लेकिन, कोर्ट जरूरी नहीं कि हमेशा उसको प्रूफ ही माने, कोर्ट प्रूफ मांग भी सकती है। ठीक है, कोर्ट इसमें प्रूफ मांग भी सकती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करेक्ट आंसर है मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ द फैक्ट, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बाकी जो ऑप्शंस है वो हमारे गलत होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन ए वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक बार कंपेयर भी करके देख लेते हैं कि जो मे परस्यूम है वो कोर्ट के पास चॉइस है। ठीक है, मे परस्यूम मतलब यहाँ पे मे दिया है, मतलब कोर्ट के पास चॉइस है। इसके बाद क्या दिया है हमारा कि अगर शैल होता है, ठीक है, अगर शैल दिया होता है, शैल परस्यूम, तो उसका मतलब होता है कि कोर्ट को जो है मानना ही पड़ेगा, मतलब जब तक रिब्यूट ना हो। और कंक्लूसिव प्रूफ क्या है कि बिल्कुल फाइनल, कोई उल्टा प्रूफ अलाउड नहीं है, मतलब वो बिल्कुल फाइनल होता है। इसलिए जो यहाँ पे सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ द फैक्ट। ठीक है, मार्क करिए ऑप्शन ए एज ए करेक्ट आंसर। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार आंसर देख लीजिए, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, द BSA डील्स विद, यहाँ पूछ रहे BSA किससे डील करता है? 4 ऑप्शंस ऑलरेडी हैव गिवन। ठीक है, प्रिजम्प्टिव ह्यूमिनिस ओनली, प्रिजम्प्टिव ज्यूरिस ओनली, बोथ, दोनों हो सकता है, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, क्या कहना है आप लोगों का? क्या कहना है आप लोगों का? देखिए, यहाँ पे जो है BSA 2023 में दोनों तरह की प्रिजम्पशंस डील किए गए हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है, क्योंकि यहाँ जो पहला दिया है कि ये प्रिजम्प्टिव ह्यूमिनिस, ठीक है, ये जो है नेचुरल या फिर लीगल प्रिजम्पशंस होते हैं। क्या होते हैं? नेचुरल या फिर लीगल प्रिजम्पशंस होते हैं। कोर्ट अपनी कॉमन सेंस और ह्यूमन कंडक्ट के बेसिस पर प्रिजम्पशन बनाती है। ठीक है, यहाँ पे प्रिजम्पशन बनाती है। जैसे एग्जाम्पल एक समझ लीजिए कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी आदमी चोरी का सामान जो है रिसेंटली पोजेशन में पाया जाता है, तो कोर्ट जो है वो परस्यूम कर सकती है कि उसने चोरी की होगी। परस्यूम किया जा रहा है यहाँ पे कि उसने जो है चोरी की होगी। ठीक है, यहाँ पे जो दूसरा दिया है कि प्रिजम्प्टिव ज्यूरिस, ये क्या है? इसमें जो है, इसमें जो लॉ के द्वारा बनाए गए जो प्रिजम्पशंस होते हैं, लॉ के द्वारा बनाए गए जो प्रिजम्पशंस हैं, वो होते हैं कि ये BSA में स्पेशली मेंशन होते हैं, जैसे कि मे परस्यूम हो गया, ठीक है, शैल परस्यूम हो गया, या फिर कंक्लूसिव प्रूफ हो गया। तो क्या है कि ये जो है लीगल प्रिजम्पशंस होते हैं जो स्टैच्यू, मतलब जो स्टैच्यू के थ्रू डिफाइन किए गए हैं। करेक्ट। तो देखिए क्या है फिर यहाँ पे कि यहाँ पे जो, क्योंकि BSA में लॉजिकल होमिनीज और लीगल जो ज्यूरीज होते हैं, दोनों टाइप के प्रिजम्पशंस कवर होते हैं, इसलिए सही जवाब है बोथ A एंड B। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों फॉलो कर रहे हैं, तो करेक्ट आंसर विल बी C, मतलब बोथ A एंड B इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 178। ओके, देन मूव कर रहे हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंडर द BSA, ठीक है, ए कोर्ट हैज नो डिस्क्रिशन रिगार्डिंग प्रूफ ऑफ ए फैक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ, 4 ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे कि मे परस्यूम, शैल परस्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ और जुडिशियल नोटिस। ठीक है, ये भी हमने लास्ट क्वेश्चन में बात की थी, उसी से रिलेटेड है। ठीक, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि हमें आइडिया लग गया है कि यहाँ पे सही आंसर है कंक्लूसिव प्रूफ। ठीक है, सही आंसर कंक्लूसिव प्रूफ। क्यों है? क्योंकि एक बार देख लीजिए, मैं बता रही हूँ कि जो BSA में है, इसमें क्या है कि अलग अलग टाइप के प्रिजम्पशंस दिए गए हैं, इनमें से सिर्फ
कंक्लूसिव प्रूफ जो है, इसके केस में कोर्ट के पास कोई डिस्क्रिशन या मतलब कह सकते हैं कि कोई भी चॉइस नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए डिफरेंस समझिए एक बार फिर से बता दे रही हूँ कि जो मे परस्यूम हुआ वो कोर्ट चाहे तो फैक्ट को प्रूव माने, चाहे तो प्रूफ मांग सकता है, इसमें डिस्क्रिशन होती है। लेकिन जो शाल परस्यूम होता है, ठीक है, उसमें क्या है कि कोर्ट को फैक्ट जो है वो प्रूव्ड मानना पड़ेगा जब तक जो है ऑपोजिट पार्टी उसको डिसअप्रूव ना करे। ठीक है, इसमें जो है लिमिटेड डिस्क्रिशन मतलब रिबटल अलाउड होता है। इसके बाद आता है हमारा क्या आता है, कंक्लूसिव प्रूफ, जो हमारा आंसर दिया हुआ है। कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है कि कोर्ट को उस फैक्ट को जो है फाइनल मानना ही पड़ेगा, कोई रिब्यूटल अलाउड नहीं होता, कोर्ट जो है प्रूफ मांग भी नहीं सकती, और यहाँ पे कोर्ट के पास बिल्कुल भी डिस्क्रिशन नहीं होता है। करेक्ट, तो यहाँ पे क्या है हमारा करेक्ट आंसर है हमारा सी। और ये दिया है जुडिशियल नोटिस, ये भी समझ लेते हैं। जुडिशियल नोटिस क्या है कि कोर्ट कुछ फैक्ट के बिना प्रूफ के मान लेती है कि, लेकिन ये कंक्लूसिव प्रूफ जैसे स्ट्रिक्ट नहीं होता। ठीक है, तो क्या है इसका कि कोर्ट भी कुछ फैक्ट जो है को बिना प्रूफ के भी मान लेती है, बट ये कंक्लूसिव जो प्रूफ है उसके जैसा स्ट्रिक्ट नहीं होता, उसके जैसा स्ट्रिक्टनेस नहीं है इसमें। तो हम क्या कह सकते हैं कि जहां भी कोर्ट के पास प्रूफ के रिगार्डिंग बिल्कुल भी चॉइस नहीं होती वो है कंक्लूसिव प्रूफ। मतलब यहाँ पे कोर्ट के पास, मैं लिख देती हूँ, कोर्ट के पास कोई भी चॉइस नहीं होती। ठीक है, कोई भी चॉइस नहीं होती, तो वो है हमारा कंक्लूसिव प्रूफ। करेक्ट, ठीक है, आई होप समझ आया होगा, क्योंकि ये काफी डिफरेंस के साथ बता दिया गया है कि कंक्लूसिव प्रूफ क्या है और बाकी जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं उनका क्या मतलब है। ठीक है, तो आई होप ये समझ आया होगा आप लोगों को। चलिए बढ़ा जाए अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कंक्लूसिव प्रूफ इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द बीएसए डिफाइंस डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इनमें से जो प्रोविजन यहाँ पे ऑप्शंस में हमारे पास दिए गए हैं, इनमें से बीएसए में कौन सा है ऐसा डॉक्यूमेंट, जो ऐसा सेक्शन है जो डॉक्यूमेंट्स को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देखिए, देखिए बीएसए जो है 2023 के सेक्शन नंबर 21D, मतलब कौन सा सेक्शन नंबर 21D, हमारा ऑप्शन बी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सेक्शन 21D की बात हो रही है। तो इसमें क्या किया गया है कि इसमें डॉक्यूमेंट डिफाइन किया गया है, इसमें जो है डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया गया है। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। डॉक्यूमेंट का मतलब है कि कोई भी मैटर जो लेटर, फिगर, मार्क्स, सिंबल्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू रिकॉर्ड किए गए हैं। ठीक है, जिसका मतलब जिसका उसे किसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए यूज किया जा सके। ठीक, उस जो डॉक्यूमेंट्स को वो जो डॉक्यूमेंट्स यूज की गए हैं उसको डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो है इंक्लूड होते हैं रिटन पेपर। ठीक है, रिटन पेपर मतलब लिखित पेपर, प्रिंटेड जो है डॉक्यूमेंट्स, मैप्स हो गए, प्लान्स हो गए, आपके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मतलब ईमेल में डिजिटल फाइल्स एक्सेट्रा, इस तरह की जो चीजें हैं ये डॉक्यूमेंट्स का कंसीडर की जाती है डॉक्यूमेंट के अंदर, ये डॉक्यूमेंट होते हैं। इसको और थोड़ा सा इजी वे में जानते हैं कि अगर कोई इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में रिकॉर्ड हो गई है, लिखित में, रिटन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और वो एविडेंस के लिए यूज हो सकती है, तो वो आपका डॉक्यूमेंट माना जाएगा, वो डॉक्यूमेंट कहा जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सेक्शन 21D क्लॉज। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। करेक्ट, देन मूव किया जाए अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि अंडर बीएसए की फिर से बात हो रही है, एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए मेटल प्लेट और स्टोन। ठीक है, इंक्रिप्शन ऑन ए मेटल प्लेट और स्टोन, ये फैक्ट है, डॉक्यूमेंट है, ओपिनियन है या फिर सिर्फ मोटिव है। ठीक है, क्या है ये, आप लोग का क्या कहना है, क्या है ये, कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका क्या कहना है कि क्या होना चाहिए। ये तो जनरल सा सवाल लग रहा है ना। ठीक है, चलिए मैं भी बता देती हूँ कि इसका क्या है कि देखिए बीएसए के अकॉर्डिंग
कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, कि इसको भी डॉक्यूमेंट कहा जाता है, जो अभी हमने पढ़ा था, क्योंकि ये इंस्क्रिप्शन है मेटल प्लेट या स्टोन में, मतलब ये लिखित में हो गया। ठीक है, तो ये जो है बात करते हैं कि बीएसए में, इसके बीएसए के अकॉर्डिंग ये डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट का मतलब है कि कोई भी मैटर जो लेटर, फिगर, साइंस या सिंबल्स के थ्रू किसी सब्सटेंस पर एक्सप्रेस या फिर रिकॉर्ड किया गया हो, ठीक है, जिससे एविडेंस के लिए यूज किया जा सके, तो वो हमारा डॉक्यूमेंट हो गया। इसलिए अगर किसी मेटल प्लेट या फिर स्टोन पर इंस्क्रिप्शन मतलब लिखाया गया है, कभी भी देखा होगा कहीं भी पत्थर पे, कहीं इनॉग्रेशन हुआ है तो वहाँ पत्थर पे सब लिख दिया जाता है, डेट है, किसने इनॉग्रेट किया है, किस टाइम पे किया है, कौन सी जगह है, किस पार्क में है, ठीक है, क्या जगह है, उसकी जगह का क्या नाम है, सब कुछ लिखा होता है। तो वो क्या है, वो डॉक्यूमेंट के रूप में माना जाएगा, क्योंकि वो लिखित में है। ठीक है, तो वो जो है वो एक रिकॉर्ड के मैटर में होता है और एविडेंस के रूप में यूज भी हो सकता है, कि चाहे वो कागज पर लिखा हो, ठीक है, या पत्थर पे हो, स्टोन पे लिखा हो, या मेटल प्लेट पर ही क्यों ना हो। तो जो सब है, ये सब कुछ है डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएगा। करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैं कुछ एग्जाम्पल भी दे देती हूँ कि क्या है, कि अशोक के स्टोन पर जो एडिक्ट्स है वो डॉक्यूमेंट्स हो गया। मंदिर में हम जाते हैं, मंदिर में इंस्क्रिप्शन है, मंदिर में लिखावट होती है, लिखा होता है कहीं कि इन्होंने ये मंदिर बनवाया, तो वो हो गया हमारा डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इज ए डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट माना जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार पढ़िए, कोशिश करिए समझने की क्या कहा जा रहा है इसमें। इसमें है कि अंडर बीएसए, फिर से बीएसए की बात हो रही है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज ए डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे दिया ईमेल, सर्वर लॉग्स, डॉक्यूमेंट्स ऑन कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन, मैसेज, वेबसाइट, वॉइस मेल मैसेज और लोकेशनल एविडेंस, या इनमें से सब। तो अभी आपको पिछले 2-3 क्वेश्चंस में बताए गए डॉक्यूमेंट्स की हमने बात करी है। डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, कुछ भी रिटन फॉर्म में, ठीक है, या फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में, जो एविडेंस के रूप में यूज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आपका कहना है, क्या करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सब होंगे, सब ही होंगे, ऑल ऑफ द अबव जितने ऑप्शंस दिए हैं सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, फिर से मैं बता देती हूँ कि बीएसए के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन में आते हैं। ठीक है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर या रिकॉर्डेड ट्रांसमिटेड है, वो डॉक्यूमेंट माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिए हैं, कि यहाँ पे ईमेल हो गया, सर्वर लॉग, डॉक्यूमेंट्स ऑन कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। मैसेज या वेबसाइट, मतलब मैसेज हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस हो गए, ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेजेस हो गए या वेबसाइट्स हो गई, ये हो गया। वॉइस मेल मैसेजेस हो जाते हैं, ठीक है, वॉइस मेल मैसेजेस हो गए। और क्या दिया है हमारे पास, लोकेशन एविडेंस, मतलब जीपीएस के थ्रू, ठीक है, ये भी हमारे क्या हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सारे जो यहाँ पे दिए हुए हैं, ये सब डॉक्यूमेंट्स के रूप में है, डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द बीएसए डिफाइंस एविडेंस, इनमें से जो प्रोविजंस दिए हैं, कौन सा ऐसा है जो एविडेंस को डिफाइन कर रहा है, कौन सा ऐसा है जो एविडेंस को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बात हुई है, सेक्शन दिए हुए हैं आपको, क्लॉज दिए हुए हैं, तो यहाँ पे एविडेंस की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है, सेक्शन 21E, ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों है, बात करते हैं। ठीक है, सेक्शन 21E आपका जो है करेक्ट आंसर है। इसमें क्या है कि बीएसए 2023 के सेक्शन 21E में एविडेंस जो है वो डिफाइन किया गया है। तो एविडेंस का मतलब क्या होता है, एविडेंस दो टाइप का होता है, एक ओरल होता है और एक डॉक्यूमेंट्री होता है। ओरल क्या होता है, जो स्टेटमेंट कोर्ट के सामने विटनेस देते हैं बोलकर, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट, जो एविडेंस है, जो डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी माना जाता है, इसमें कोर्ट के सामने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं, मतलब कोर्ट के सामने लाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जैसे गवाह की स्टेटमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो गया, ये सब एविडेंस के अंदर आते हैं। करेक्ट, ये सब आते हैं आपके एविडेंस के अंदर।
तो यहाँ पे जो सही जवाब है हमारा सेक्शन 2 1 क्लॉज ई, ठीक है, ये सही आंसर है। अगला सवाल क्या बात कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन नंबर 184 है। इसमें बोल रहा है कि ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी, ठीक है, ए जो है ट्राई कर रहा है फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय इंटेंशनली शूटिंग हिम डेड। द फैक्ट दैट ए ऑन द अदर ओकेजन शॉट एट बी इज रिलेवेंट एज इट शोज प्रिपरेशन टू शूट बी, इंटेंशन टू शूट बी, या फिर मोटिव टू शूट बी, या इनमें से कोई भी नहीं, या इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा सही है, कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? देखिए क्वेश्चन में क्या बात की गई है कि अगर ए पर बी को जानबूझकर गोली मारने का, मर्डर करने का ट्रायल चल रहा है, और ये फैक्ट सामने आता है कि ए ने पहले भी कई बार बी पर गोली चलाई थी, पहले भी ये गोली चलाई थी, कर चुका है ये पहले भी ये चीजें, तो ये फैक्ट है वो क्या शो करता है, ये फैक्ट है वो क्या शो कर रहा है, ये पूछा गया है। तो देखिए ये जो फैक्ट है ये दिखाता है कि ए का जो है इंटेंशन, मतलब जो इरादा होता है वो बी को नुकसान पहुंचाने का या मारने का है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंटेंशन सही है, क्योंकि इंटेंशन जो है वो सही है, ठीक है। तो इंटेंशन की बात की गई है यहाँ पे, देखिए इंटेंशन की बात की गई है कि इंटेंशन टू शूट बी, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, प्रिपरेशन, क्यों इंटेंशन सही है। देखिए जो प्रिपरेशन की बात करते हैं कि अगर प्रिपरेशन होता, अगर ए ने बंदूक खरीदी है, प्रैक्टिस की है उसको चलाने की, या फिर प्लानिंग की होती, ठीक है, उसका मोटिव होता, अगर ए के पास कोई रीजन होता, जैसे दुश्मनी हो गई, या पैसा लिया होगा, या किसी चीज का बदला लेना है, लेकिन यहाँ पे जो है ए ने पहले भी बी पर गोली चलाई है, तो ये डायरेक्टली उसके इंटेंट मतलब मानसिक स्थिति को या उसके इरादे को शो कर रहा है, ठीक है। इसको और थोड़ा सा समझते हैं आसान भाषा में कि पहले भी जो गोली चलाना ये बताता है कि ए का जो माइंडसेट है वो बी को हार्म करने का था, इसलिए ये जो इंटेंशन है वो मतलब इसलिए ये जो यहाँ पे इंसिडेंस है ये प्रूव करता है कि ये उसका इंटेंशन है, ठीक है, मतलब यहाँ पे प्रूव किया जाता है कि उसका इंटेंशन था। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा हमारा कि इंटेंशन टू शूट बी, ठीक है, करेक्ट आंसर इज इंटेंशन टू शूट बी इज द करेक्ट आंसर फॉर ऑप्शन for question number 184, so mark it as a correct answer, ठीक है। then we will move to the next question, मार्क कर लीजिए, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि C says that D told him that A killed B under BSA, this is, ये प्राइमरी एविडेंस है, सेकेंडरी एविडेंस है, हियरसे एविडेंस है, या फिर एडमिशन है। चार ऑप्शन है, क्या है ये, क्या कहने की बात, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, यहाँ पे क्या सिचुएशन है। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे कौन है कि सी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सी बोल रहा है कि डी ने उसको बताया कि ए ने बी को मारा है, ठीक है, मतलब सी ने खुद मर्डर नहीं देखा है, सी वहां पे अवेलेबल नहीं था, सी ने खुद डायरेक्टली वहां पे कुछ नहीं देखा है, वो सिर्फ डी की बात पर रिपीट कर रहा है, डी की बात को दोहरा रहा है जो डी ने उससे कहा है। तो ये तो सुनी सुनाई बात हो गई, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हियर से एविडेंस, मतलब कहीं से सुना और उस बात को फैलाया जा रहा है। तो जो बात किसी ने खुद डायरेक्टली नहीं देखी है या सुनी है, बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति से सुनी हो और कोर्ट में बता रहा हो, तो कोर्ट जनरली उसको हियर से एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि ये ओरिजिनल पर्सन, मतलब जो यहाँ पे बात हो रही है ओरिजिनल पर्सन कौन था, डी, हमारा डी है जो ओरिजिनल पर्सन है, वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं है, पहली बात, ठीक है, और जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि वो प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले एक बार देखते हैं, ठीक है, यहाँ तो आंसर तो हमें पता चल गया, हियर से एविडेंस इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। बट प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, प्राइमरी एविडेंस होता है जो ओरिजिनल डायरेक्ट एविडेंस होगा, ठीक है। फिर दिया हमारा सेकेंडरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस है कॉपी या फिर सब्सटीट्यूट एविडेंस माना जाता है, ठीक है। एडमिशन क्या बोलता है, एडमिशन होता है कि जब पार्टी खुद अपनी गलती मान लेती है, खुद से अपनी गलती मान लिया, मतलब खुद से अपने गलती एक्सेप्ट कर लिया, सरेंडर कर दिया, तो वो होता है एडमिशन, ठीक है। तो यहाँ पे हियरसे का मतलब हो गया दूसरे की सुनी सुनाई बात को आगे फैला रहे हैं, ठीक है, वो इनडायरेक्ट एविडेंस भी होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, मार्क ऑप्शन सी एज ए करेक्ट आंसर, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द बीएसए डिफाइंस एडमिशन। डिफाइंस एडमिशन की बात किसमें की गई है, कौन से सेक्शन में एडमिशन की बात की गई है बीएसए में, बताइए। एडमिशन का क्या मतलब होता है ये तो अभी हमने जान लिया अभी पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारे सेक्शन नंबर 15, मतलब सेक्शन नंबर 15 बीएसए के सेक्शन नंबर 15 में एडमिशन की बात की गई है, ठीक है। सेक्शन नंबर 15 में एडमिशन की बात बताई गई है। एडमिशन क्या होता है, देखिए स्टेटमेंट किसी पार्टी ने दिया हो, केस के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट से रिलेटेड हो और उसे कोई इंटरफेरेंस कर रहा हो तो एडमिशन कहलाता है, ठीक है। एडमिशन और क्या हमने जाना था कि एडमिशन एक ऐसा स्टेटमेंट है, ओरल हो गया, डॉक्यूमेंट्री हो गया मतलब लिखित में या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जो किसी भी फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट के बारे में इन्फरेंस सजेस्ट करता है और जो एक्ट में मेंशन की गई पर्संस के द्वारा दिया गया हो, ठीक है। जो एक्ट में मेंशन है पर्सन उन्होंने खुद ही दिया हो, मतलब खुद ही एडमिट किया हो, वो हो गया एडमिशन, ठीक है। तो सेक्शन 15 के अंदर आता है ये, करेक्ट। तो मार्क ऑप्शन ए एज ए करेक्ट आंसर, सेक्शन 15 में एडमिशन की बात की गई है, ठीक है। मूव करें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन बात कर रहा है कि अंडर बीएसए, ठीक है, अंडर बीएसए क्या बात है कि ऑल द एडमिशंस आर कन्फेशंस बट ऑल द कन्फेशंस आर नॉट एडमिशंस, ठीक है। और जितने एडमिशंस हैं वो कन्फेशंस हैं बट जितने कन्फेशन है वो एडमिशन नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, द स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट कुछ सही है और कुछ गलत है या फिर पूरा ही गलत है, क्या कहना है आपका। देखिए पीछे देखिए क्या दिया है, क्या कहा है, देखिए यहाँ से तो पढ़ने से ही समझ आ गया जो हमारा स्टेटमेंट है वो गलत है, ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बट क्यों है, क्योंकि देखिए जो यहाँ पे दिया गया स्टेटमेंट है कि ऑल द एडमिशंस आर कन्फेशंस, ठीक है, बट ऑल द कन्फेशंस आर नॉट एडमिशन, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सही लीगल पोजीशन क्या है कि जो हर कॉन्फेशन होता है वो एक एडमिशन होता है, लेकिन हर जो एडमिशन है वो कन्फेशन नहीं होता। मतलब रिलेशनशिप ऐसा है कि कन्फेशन जो है वो एडमिशन का स्पेशल टाइप हो गया, लेकिन एडमिशन जो है वो हर बार कन्फेशन नहीं होगा। तो देखिए इसको और थोड़ा सा इजी करके समझते हैं कि अगर कोई बोले कि मैंने मर्डर किया है तो ये क्या हुआ, कन्फेशन है और एडमिशन भी है क्योंकि उसने एडमिट किया है। लेकिन अगर कोई बोल रहा है कि मैं वहां मौजूद था तो ये सिर्फ एडमिशन है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो कन्फेशन हो, ठीक है। वो वहां मौजूद मौजूद था तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने मर्डर भी किया हो, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया गया है वो उल्टा लिखा गया है, इसलिए वो इनकरेक्ट है, ठीक है। स्टेटमेंट जो है वो उल्टा लिखा गया है इसलिए वो करेक्ट इनकरेक्ट है, गलत है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है। मूव किया जाए अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चैप्टर 5 ऑफ द बीएसए डील्स विद, मतलब जो चैप्टर 5 है बीएसए का वो क्या बताता है, उसमें क्या लिखा गया है, किस बारे में बात है, किस बारे में बात है। चैप्टर 5 है बीएसए का, ठीक है, उसका वो क्या बताता है, वो डील करता है विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में, किस बारे में, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में। ये चैप्टर जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में, ये चैप्टर जो है वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है कि डॉक्यूमेंट्स के जो प्रूफ के रूल्स हो गए वो बताता है, जैसे प्राइमरी एविडेंस है, सेकेंडरी एविडेंस है और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की एडमिसिबिलिटी पर है, ठीक है। तो इसमें देखिए थोड़ा सा और इसको तोड़ मड़ोड़ के समझने की कोशिश करते हैं कि जो बीएसए को थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में कि बीएसए को जो है 12 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इसमें जो चैप्टर 4 है वो ओरल एविडेंस के बारे में बात करता है, मतलब यहाँ जो हमारा है ये चैप्टर नंबर 4 में बात की गई है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में है ओरल एविडेंस की बात की गई है, चैप्टर 5 में है, चैप्टर 5 में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात की गई है, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ है, ये किस में बात की गई है, चैप्टर नंबर 6 में,
मतलब चैप्टर नंबर 6 में बर्डन ऑफ प्रूफ की बात की गई है, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास लास्ट दिया है विटनेस। विटनेस जो बात की गई है चैप्टर नंबर 7 में बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे जो ऑप्शंस दिए हैं उनका बात कर दिया गया है कि कौन से चैप्टर में क्या बात की गई है। डन। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एक शॉर्ट ट्रिक भी जान लीजिए, ये भी बता दे रही हूँ, एग्जाम में हेल्पफुल होगा कि अगर ओरल के बाद डॉक्यूमेंट आएगा, फिर बर्डन आएगा और उसके बाद विटनेस आ जाता है, तो इस ऑर्डर से आप याद रखेंगे तो आपके लिए इजी होगा और कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या है कि ओरल आएगा, ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा है इसी से याद रखिए, ओरल के बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा, डॉक्यूमेंट हो गया तो बर्डन आ जाएगा, बर्डन ऑफ प्रूफ के बाद विटनेस आ जाएगा। इस तरह से याद करिए कि ओरल हो गया 4, 5, 6, 7, हमारे 4 चैप्टर्स में ये बात की गई है। करेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी एज ए करेक्ट आंसर, ठीक है, फॉर दिस की डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज द करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है 189। 189 क्या बात कर रहा है कि in which of the following provisions of the BSA doctrine of dying declaration is found। dying declaration की बात की गई है, तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस ऑलरेडी गिवन है उनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? हाँ, देखिए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? यहाँ पे कौन सा, पहले ये देखेंगे कि यहाँ पे किसकी बात करी गई है, बीएसए में डाइंग डिक्लेरेशन की बात की गई है। तो ये क्या है कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट था 1872 का, उसमें जो है डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन नंबर 32 क्लॉज 1 में था। लेकिन जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम अभी जो बीएसए 2023 में है, उसमें नंबरिंग चेंज कर दी गई है। तो अब ये जो सेक्शन 26 ए के अंदर आता है, मतलब सेक्शन 26 ए के अंदर आता है ये, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ये यहाँ पे क्लियर हो गया। तो इसमें क्या है कि जो अब जो सेक्शन है, सेक्शन 26 ए में बीएसए में डाइंग डिक्लेरेशन का डॉक्ट्राइन दिया गया है। तो ये जो प्रोविजन है ये अलाउ करता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान अपनी डेथ के सर्कमस्टांसेस के बारे में स्टेटमेंट देता है, तो वो एडमिसिबल जो है एडमिसिबल एविडेंस माना जाएगा, क्योंकि वो खुद से बता रहा है, ठीक है। तो वो जो है एडमिसिबल एविडेंस होगा, इसका चाहे उस वक्त उसको डेथ का एक्सपेक्टेशन हो या ना हो, तब भी वो माना जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा है सेक्शन 26 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे डाइंग डिक्लेरेशन की बात की गई है। इसके अलावा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डाइंग डिक्लेरेशन मतलब सेक्शन नंबर 26 ऑफ बीएसए, ठीक, करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है कि अंडर सेक्शन 39, सेक्शन नंबर 39 की बात करी गई है बीएसए के, कि यहाँ ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट विटनेस इज, यहाँ पे जो एक्सपर्ट विटनेस होता है उनकी ओपिनियन को क्या कहा जाता है? कंक्लूसिव प्रूफ, इज नॉट रिलेवेंट, इज नॉट एडमिसिबल, या इज नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ, ठीक है। 4 ऑप्शंस ऑलरेडी हैव गिवन, तो इनमें से कौन सा सही है? कौन सा सही है? चलिए देखते हैं कि यहाँ पे बीएसए में 2023 के सेक्शन नंबर 39 की बात की गई है। 39 में क्या कहा गया है कि जो एक्सपर्ट का जो ओपिनियन है वो रिलेवेंट होता है, लेकिन वो जो फाइनल या बाइंडिंग मतलब कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं माना गया है। तो यहाँ पे जो एक्सपर्ट का विटनेस है वो कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, फॉरेंसिक वाले होते हैं, एक्सपर्ट जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट बात करते हैं हम लोग सीआईडी में देखा होगा, ठीक है। डॉक्टर्स फॉरेंसिक एक्सपर्ट हो गए, जो फिंगरप्रिंट देखते हैं फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट होते हैं वो, एंड हैंड राइटिंग एक्सपर्ट जो होते हैं, मतलब जो हैंड राइटिंग से देख के एविडेंस बांधते हैं वो। इसके अलावा हो गए टेक्निकल जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो। लेकिन कोर्ट उनका ओपिनियन कंसिडर करती है, लेकिन कोर्ट उन पर ब्लाइंडली डिपेंड नहीं करती, कोर्ट उन पर जो है ब्लाइंडली मतलब अंधा विश्वास नहीं करती है। कोर्ट जो है अपना इंडिपेंडेंट जजमेंट यूज करती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंपल में समझना चाहें तो यहाँ पे देखिए, जो एक्सपर्ट ओपिनियन होता है मतलब एडमिसिबल और रिलेवेंट होता है, लेकिन जो है कंक्लूसिव प्रूफ यहाँ पे नहीं होता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या है? इट इज नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ। क्या दिया है? इट इज नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ, मतलब हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इट इज नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ इज द करेक्ट आंसर। तो मार्क ऑप्शन डी एज ए करेक्ट आंसर, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द टर्म कोर्ट की बात हो रही है। द टर्म कोर्ट as defined in the BSA does not include arbitrator, तहसीलदार, ठीक है, कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द सिविल कोर्ट और प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए लेबर कोर्ट। 4 ऑप्शंस में है, कौन सा सही है कि द टर्म कोर्ट को है क्या बताया गया है कि इसको बीएसए में कैसे डिफाइन किया गया है, उसमें से इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं वो इंक्लूड नहीं है। क्या कहना है आप लोगों का, क्या कहना है, कौन सा आंसर सही होगा? देखिए यहाँ पे क्या है कि बीएसए 2023 में कोर्ट की डेफिनेशन में जनरली वो अथॉरिटीज इंक्लूड होती हैं जो लीगली एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए ऑथराइज्ड होती हैं। मतलब इनमें क्या इंक्लूड होता है, मतलब कोर्ट में क्या इंक्लूड होता है, जज हो गए, मजिस्ट्रेट्स हो गए, पर्सन लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस, कमिश्नर अपॉइंटेड बाय सिविल कोर्ट एविडेंस रिकॉर्ड करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेबर कोर्ट हो गया मतलब जुडिशियल जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करते हैं, तहसीलदार हो गए जब वो लीगल अथॉरिटी के अंडर एविडेंस रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या इंक्लूड नहीं है, क्या इंक्लूड नहीं होगा, आर्बिट्रेटर रह गया जो इंक्लूड नहीं होगा। मतलब हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्योंकि ये सारे को इसमें इंक्लूड होते हैं कोर्ट में। आर्बिट्रेटर इंक्लूड नहीं होता है तो हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा क्योंकि आर्बिट्रेटर इंक्लूड नहीं होता है। क्योंकि आर्बिट्रेटर जो है वो क्या होता है, वो प्राइवेट एजुकेटर होता है, मतलब स्टैच्यूटरी कोर्ट नहीं माना जाता है अंडर बीएसए। ठीक, तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ इसका कि जो बीएसएनए के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो आर्बिट्रेटर है वो कोर्ट में इंक्लूड नहीं होगा। करेक्ट, चलिए ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म हिंदू यूज्ड इन हिंदू मैरिज एक्ट 1955? सिख, जैन, पारसीज, बुद्धिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका पारसीज। ठीक है, क्योंकि बाकी जो है उनको हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर माना जाता है। तो पारसीज जो है वो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए हिंदू मैरिज एक्ट जो 1955 में है उसमें सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 2 में बताया गया है कि हिंदू जो टर्म है का स्कोप काफी वाइड है। ठीक है, जो हिंदू एक टर्म है उसका स्कोप जो है वो काफी वाइड है। इस एक्ट के अंदर हिंदू में इंक्लूड होते हैं हिंदू जो रिलीजन धर्म से हिंदू हो गए, सिख इंक्लूड हो गए इसमें, जैन आते हैं और बुद्धिस्ट आते हैं, लेकिन जो है पारसी जो है वो डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, पारसीज के लिए अलग से पर्सनल लॉ बनाया गया है, वो है पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936। कौन सा है? पारसीज पारसीज मैरिज एंड डिवोर्स लॉ, डाइवोर्स लॉ। ठीक है, पारसी मैरिज डिवोर्स लॉ 1936 का ये लॉ है जो पारसीज का अलग से लॉ बनाया गया था। ठीक है, इनके लिए अलग से पर्सनल लॉ बनाया गया था। तो इसको देखिए भी कह सकते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट का स्कोप हिंदू प्लस सिख प्लस जैन प्लस बुद्धिस्ट तक है इसके, लेकिन यहाँ पे पारसीज का अपना सेपरेट मैरिज लॉ होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, पारसी जो हमारे जो इसमें हिंदू मैरिज एक्ट में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वाज द in which of the following cases was the right to choose one's partner recognized in the context of intercaste marriage after the commencement of the Hindu Marriage Act? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, 4 केस दिए हैं, कौन सा सही आंसर है, कौन सा आंसर सही है इसमें, विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? देखिए पहले समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंटरकास्ट मैरिज का कंटेक्स्ट में बात हो रही है कि हिंदू मैरिज एक्ट के बाद राइट टू चूज पार्टनर किस केस में रिकॉग्नाइज किया गया है। तो सबसे डायरेक्ट और स्पेसिफिक केस है, यहाँ पे बात करते हैं लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की। ठीक है, किसकी? लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, मतलब ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली होल्ड किया था
कि जो बालिग लड़की है वो अपनी मर्जी से शादी कर सकती है। बालिग लड़की कौन हुई? 18 ईयर्स एंड अबव। ठीक है, अगर लड़की है तो उसकी पूरी राइट है, वो अपनी मर्जी से शादी कर सकती है। इंटरकास्ट मैरिज बिल्कुल वैलिड होता है। ऑनर बेस्ड जो वायलेंस है और फैमिली प्रेशर जो है वो इलीगल है। तो कोर्ट ने पुलिस को डायरेक्शन दिया था कि ऐसे कपल्स को प्रोटेक्शन दिया जाए। तो यहाँ पे के बाकी जो ऑप्शंस दिए हैं वो गलत होंगे, क्योंकि शफीन जहां वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया दिया है। तो इसमें ये जो केस है इसमें मेनली इंटरफेथ मैरिज और हैबियस कॉर्पस मैटर था, मतलब हादिया केस में स्पेशली इंटरकास्ट नहीं था ये। ठीक है, इसके बाद हमारा शैली मित्तल वर्सेस अनुराग मित्तल का केस था। ये केस कहता है कि इस केस में डायरेक्टली इंटरकास्ट राइट जो है रिकॉग्निशन वाला लैंडमार्क था ही नहीं। करेक्ट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का फोकस है मतलब इंटरकास्ट मैरिज पर है। तो क्वेश्चन का फोकस है इंटरकास्ट मैरिज पर, जो डायरेक्टली है हमारे कौन से केस पे? लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बार देखिए समझिए, जो बताया गया है क्लियर है? जो अभी तक हमने डिस्कस किया कि आई होप वो आपको सब कुछ क्लियर होगा, क्योंकि काफी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको क्वेश्चंस एंड आंसर्स बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको हेल्प होगा कि आपको क्वेश्चंस भी समझ आ रहे हैं, आपको उसके जो आंसर्स हैं प्लस जो ऑप्शन है गलत है उनका भी एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होते चलेंगे, जो आपने पहले पढ़े हैं उनका रिवीजन भी इसके साथ साथ होता हुआ चलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बात कर रहा है कि अंडर सेक्शन 11 की बात हो रही है ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द मैरिज में बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। ठीक है, इफ द पार्टीज आर विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप at the time of the marriage one of the parties was incapable of giving a valid consent to it in consequence of unsoundness of mind। फिर at the time of the marriage one of the parties was subject to recurrent attacks of insanity, या फिर ये all of the above circumstances करेक्ट है। ठीक है, क्या कहना है आपका? क्या सही है? क्या बात हो रही है यहाँ पे? देखिए सबसे पहले यहाँ जो क्वेश्चन है इसमें सेक्शन 11 की बात हो रही है, जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर दिया गया है। तो यहाँ पे जो सेक्शन 11 है उसके अकॉर्डिंग मैरिज जो है वॉइड मतलब नल या वॉइड तब डिक्लेयर की जा सकती है जब वो सेक्शन 5 के क्लॉज 1, 4 और 5 को वायलेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशली बात तो हो रही है सेक्शन नंबर 11 की। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये स्पेशली इन सिचुएशंस पर अप्लाई होता है जहाँ पे अगर किसी पार्टी का पहले से स्पाउस जिंदा हो, मतलब किसी पार्टी का पहले से हस्बैंड या वाइफ जिंदा हो, उसको बाइगेमी भी कहते हैं, दो शादी। ठीक है, और अगर पार्टीज प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप में आती हैं। ठीक, इसके अलावा क्या होता है कि अगर पार्टी जो है सपिंदा रिलेशनशिप में हो। ठीक है, तो जो यहाँ पर है कि क्या है हमारा सही आंसर? क्या लगता है आपको, क्या हमारा सही आंसर? ये है हमारा सही आंसर कि तब पार्टीज आर विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। तो यहाँ पे जो बाकी ऑप्शन दिए हैं कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का यहाँ पे बात की गई थी। ठीक है, यहाँ पे अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की बात की गई थी कि वहां पे कुछ मेंटली डिस्टर्ब होता है इंसान। दूसरी बात की गई थी रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसानिटी की। तो यहाँ पे क्या है कि ये सिचुएशन सेक्शन 12 में बात की गई है, उसके सेक्शन 12 के अंदर आती हैं, वो होता है वॉइडेबल मैरिज में। तो ये सेक्शन 11 के अंदर नहीं आती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सेक्शन 11 में बात की है कि द पार्टीज आर विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। करेक्ट, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन 194। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए सेक्शन 13B of Hindu Marriage Act 1955 has been incorporated by Amendment Act of कौन से ईयर में? कौन से ईयर में? क्या बात की जा रही है यहाँ पे? यहाँ पे भी ये क्वेश्चन है, ये हिंदू मैरिज एक्ट 1995 से रिलेटेड है। तो उसमें जो सेक्शन 13B, कौन सा सेक्शन है? 13B जो यहाँ पे बात की गई है कि उसमें डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की बात की गई है, जिसमें बाद में ऐड किया गया था। ठीक है, ये जो प्रोविजन है ये मैरिज लॉज मतलब अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू इंसर्ट हुआ था।
तो इस जो अमेंडमेंट से पहली बार हस्बैंड और वाइफ को ये राइट मिला कि दोनों म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स कर सकते हैं, डाइवोर्स ले सकते हैं। बट उसमें है कि पहले 6 महीने का कूलिंग पीरियड होता है, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फ्लेक्सिबल मान लिया। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा समझिए कि 1955 में ओरिजिनल एक्ट था, 1976 में इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ, जैसे कि म्यूचुअल जो है कंसेंट का डिवोर्स इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पे। ठीक है, कौन सा इंट्रोड्यूस किया गया? म्यूचुअल कंसेंट का। तो कौन से ईयर की बात हो रही है? 1976 में ये चेंजेस लाए गए। ठीक है, 1976 में। ओके, 1955 में बना था, 1976 में ये चेंजेस लाए गए, अमेंडमेंट किया गया। करेक्ट। तो मूव करें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेक्शन 22 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड फॉर बार ऑफ मैट्रिमोनियल रिलीफ इन कैमरा प्रोसीडिंग, रूल ऑफ फेयर ट्रायल या ऑल ऑफ दिस, इनमें से सारे। तो कौन सा है? सेक्शन 22 की बात की गई है हिंदू मैरिज एक्ट के। कौन से सेक्शन की? 22। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 22 है वो स्पेशली इन कैमरा प्रोसीडिंग के बारे में बताता है। कौन सी? इन कैमरा प्रोसीडिंग, मतलब ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, इन कैमरा प्रोसीडिंग के बारे में बात करता है, जिसका मतलब क्या हुआ ये भी तो जान लीजिए कि देखिए मैट्रिमोनियल जो केसेस होते हैं, जैसे डिवोर्स हो गया, जुडिशियल जो सेपरेशन हो गया, या पब्लिक कोर्ट में ओपनली नहीं चलेंगे। ठीक है, पब्लिक कोर्ट में ये ओपनली चैलेंज होंगे। कोर्ट चाहे तो प्रोसीडिंग्स को प्राइवेट या इन कैमरा कंडक्ट कर सकती है। ठीक है, कंडक्ट कर सकती है या करेगी। जजमेंट जो है वो पब्लिश करने पर भी रेस्ट्रिक्शन होती है विदाउट कोर्ट परमिशन के। ठीक, तो यहाँ पे जो बाकी जो ऑप्शंस दिए हैं, क्या दिए हैं कि बार टू मैट्रिमोनियल रिलीफ, ये पे सेक्शन 23 में आता है। किसमें? सेक्शन 23 में आता है। क्लियरली लिख देती हूँ, ये सेक्शन 23 में आता है। ये हमने बात करी सेक्शन 22 में इन कैमरा प्रोसीडिंग है। फिर हमारा दिया है रूल ऑफ फेयर ट्रायल। ठीक है, ये किस में आता है? रूल ऑफ जो फेयर ट्रायल है हमारा, ये जनरल प्रिंसिपल होता है। ये सेक्शन 22 का स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। सेक्शन 22 में ही आता है, लेकिन उसका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इजली क्या है, इजली याद रखिएगा कि सेक्शन 22 में जो है क्लोज डोर हियरिंग और जो है कैमरा में होता है। ठीक है, क्लोज डोर मतलब बंद दरवाजे के अंदर होता है, और कैमरे में यहाँ पे हियरिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है हमारा? इन कैमरा प्रोसीडिंग्स, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हायर हैज बीन डिफाइंड अंडर। ठीक है, यहाँ पे इतने एक्ट दिए हुए हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट के हैं सारे, तो कौन सा सेक्शन में ये हायर का डिफाइन किया गया है? बताइए। देखिए यहाँ पे जो बात की है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट जो 1956 का था, उसके सेक्शन नंबर 3 में, कौन सा? सेक्शन नंबर 3 तो सारे दिए हैं, ये तो हमें इसमें मिल ही गया है। ठीक है, सेक्शन नंबर 3 तो सारे ऑप्शंस में दिए गए हैं, तो उसमें जो है डेफिनेशन भी दी गई है। सेक्शन नंबर 3 में डेफिनेशन दी गई है। क्या डेफिनेशन दी है? कि इसमें अलग अलग क्लॉज हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी। इसमें जो है मेन टर्म्स डिफाइन किए गए हैं, जैसे कि सेक्शन 3 का 1 मतलब एफ जो है स्पेशली हायर को डिफाइन करता है, मतलब सेक्शन 3(1)(f) जो है वो स्पेशली हायर को डिफाइन करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि इसमें जो है हायर क्या होता है, पहले समझिए कि हायर जो है मीन्स एनी पर्सन, कोई भी पर्सन मेल हो या फीमेल हो, वो जो है वो हु इज एंटाइटल्ड टू सक्सीड टू द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटेस्टेट अंडर दिस एक्ट। मतलब यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है? कि करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मार्क कर लीजिए ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 3(1) क्लॉज एफ ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मूव करें अगले क्वेश्चन पर, अगले सवाल पर मूव करते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच केस, कौन से केस में द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड इक्वल कोपाशनरी राइट्स फॉर डॉटर्स इन हिंदू जॉइंट फैमिली। इक्वल कोपाशनी की बात हो रही है यहाँ पे, जो कौन सा केस है उसमें ये बात की गई थी सुप्रीम कोर्ट में?
यहाँ पे 4 केस दिए गए हैं, देखिएगा 4 केसेस की बात यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शंस में। तो कौन से केस में बात हुई थी? तो देखिए जो हिंदू सक्सेशन जो है एक्ट है 2005 में आया था, इसमें डॉटर को कोपाशनरी राइट्स दिए गए हैं, पर इंटरप्रिटेशन में कंफ्यूजन था। इंटरप्रिटेशन में कंफ्यूजन था क्योंकि कुछ केस, जैसे यहाँ पे केस है प्रकाश वर्सेस फूलवती जो 2016 का केस है, उसने कहा कि जो है अमेंडमेंट है प्रोस्पेक्टिव है, मतलब सिर्फ उन डॉटर्स पर अप्लाई होगा जिनके फादर की डेथ 2005 के बाद हुई थी। ठीक, तो यहाँ पे है दनम्मा वर्सेस अमार जो 2018 का है, इसका क्या है कि इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट आए थे। ठीक, इसके बाद था जो एक केस था विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा का जो 2020 का था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि डॉटर्स को इक्वल कोपाशनरी राइट मिलेंगे, चाहे फादर की डेथ अमेंडमेंट के पहले हुई हो या फिर बाद में हुई हो। ठीक है, तो इस जो जजमेंट ने एम्बिग्विटी खत्म करके डॉटर्स को जो है इक्वल राइट पर इक्वल राइट विद सन्स पे कंफर्म किया था, मतलब डॉटर्स को बेटों के जैसा इक्वल राइट दिया जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा? विनीता शर्मा, मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। विनीता शर्मा इस वर्सेस राकेश शर्मा, इस ये हमारा जो केस है ये करेक्ट आंसर है, तो मार्क ऑप्शन ए एज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मार्क ऑप्शन ए एज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बात कर रहा है कि विच प्रोविजन ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 disqualifies a Hindu to inherit property of the person whom he is convicted of murder। कौन से सेक्शन में बात की गई है? कौन से सेक्शन में बात की गई है? देखिए यहाँ पे क्या है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में कुछ जो है डिस्क्वालिफिकेशन दिए गए थे, जिसमें जो है सर्टेन सर्कमस्टांसेस में एक हिंदू प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकता। मतलब सेक्शन 25 जो है स्पेशली कहता है कि एक पर्सन हु कमिट्स मर्डर और एवेट्स द कमीशन ऑफ मर्डर शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन मर्डर। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जो रिलेटिव को मर्डर करता है तो वो उस रिलेटिव की प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का हक खो देता है। ठीक, ये प्रिंसिपल जो है वो नेचुरल जस्टिस पर बेस्ड है, यानी कि कोई अपने क्राइम का बेनिफिट नहीं ले सकता। तो यहाँ पे ये किस में बात हुई है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि सेक्शन नंबर 25 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मार्क ऑप्शन सी एज द करेक्ट आंसर कि सेक्शन 25 में ये यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, करेक्ट। मूव करें आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का आखिरी सवाल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सुन्नत आर गिवन अंडर सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ? 3, 5, 4 या 6? 3, 5, 4 या 6? बताइए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए यहाँ पे क्या बात करी गई है कि मुस्लिम लॉ के जो सोर्सेस हमें कुरान है, सुन्नत, इज्मा, ठीक है, और कियास मेजर सोर्स होते हैं। सुन्नत का क्या मतलब है कि प्रॉफिट मोहम्मद के सेइंग्स, एक्शंस और अप्रूवल्स होते हैं इसमें। सुन्नत को जनरली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कितने टाइप्स में? 3 टाइप्स में। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? 3 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। वो क्या है कि सुन्नत उल क्वाल मतलब प्रॉफिट के स्टेटमेंट ऑफ वर्ड्स, सुन्नत उल फी मतलब प्रॉफिट के एक्शंस और प्रैक्टिसेस, और सुन्नत उल तकरीर मतलब प्रॉफिट के अप्रूवल्स और डिसअप्रूवल्स पे। तो ये 3 ही रिकॉग्नाइज्ड कैटेगरीज हैं जो मुस्लिम लॉ में सोर्स ऑफ लॉ के तौर पर एक्सेप्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? 3। तो मार्क करिए ऑप्शन ए एज द करेक्ट आंसर। 3 तरह के यहाँ पे सुन्नत जो है वो गिवन होते हैं। ठीक है, ठीक है, अंडर सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। तो आज के हमारे ये 25 क्वेश्चन हमारे खत्म हुए। तो यहाँ पे क्या है सजेशन, जाते जाते एक बात बोलना चाहती हूँ कि जो भी आप यहाँ क्लास पे क्वेश्चंस करते हैं
तो वो आपको पढ़ते रहना है। ये नहीं कि पहला लेक्चर पढ़ लिया भूल गए, क्योंकि आप जितना रिवाइज करेंगे कंसेप्ट आपको उतना ज़्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, कौन से सेक्शन में कौन सा प्रोविजन की बात हुई है ये सब आपको तभी क्लियर होगा, तभी आपके माइंड में ये सेटल होगा जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे जो है AIB प्रिपरेशन के लिए प्रेप हॉरिजन पर पूरा आपको कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है। कंप्लीट आपको प्रिपरेशन करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं सब कुछ आपको इस ऐप पर मिलने वाला है। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में लेक्चर नंबर 9 में, जहाँ पे हम अगले 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं। तो तब तक के लिए रिवाइज करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।